नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स UGC NTA नेट हिंदी 2 के लिए तैयार की गई है और इसमें हम दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। आज इस कोर्स की यह दूसरी कक्षा है। तो ये ये पूर्णतः रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है, तो आपके रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि हम इस क्लास को लाइव करें, लाइव इंटरेक्ट हों, आपके लाइव रिस्पॉन्स मुझे मिले, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज की हम ये दूसरी कक्षा शुरू करते हैं। अभी तक हमने कल जो हमारी पहली कक्षा हुई थी उसमें हमने देखा था कि जो हमारा पेपर 2 हिंदी है उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा हमने देखा था UGC NTA नेट एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम की एक बेसिक चीज़ें हमने समझी थी। और हिंदी सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें 10 यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा था। और फिर हमने उनमें इकाई 1, 2, 3 तीन यूनिट्स को विस्तार से डिस्कस किया था। आज हम इकाई 4 और 5 में, यानी इकाई 4 और इकाई 5 में हमें क्या पढ़ना है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। देखिए, इकाई के नाम से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वैचारिक पृष्ठभूमि मीन्स बहुत सारे विचारों की पृष्ठभूमि। ये इकाई क्यों जरूरी है? हिंदी साहित्य में या कोई भी साहित्य हो, जो भी रचनाएं रची गई हैं किन्हीं न किन्हीं विचारों से प्रभावित होकर ही रची गई हैं। अगर हम अभी सिर्फ हिंदी की बात करें तो कल की कक्षा में भी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में बात किया था कि अगर आप ये देख रहे हैं कि कोई लेखिका हैं, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान का एक रचना है झांसी की रानी, शायद अपने बचपन में पढ़ा होगा। तो ऐसे जब आप उस कविता को पढ़ेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि जो देश भावना है वो उस देश भावना से कितने लवरेज होकर वो कविता लिखी गई है। तो वो कविता उन्होंने क्यों लिखी? क्योंकि उस समय देश का वही माहौल था, वही विचार थे, उन्हीं विचार से प्रभावित होकर उन्होंने भी वो कविता लिखी थी। तो वैचारिक पृष्ठभूमि ये यूनिट हमें इसीलिए पढ़ाई गई है कि हम पहले विभिन्न विचारों को समझ सकें, कि उन विचारों से प्रभावित होकर जो आप कविताएं पढ़ेंगे या कोई भी रचना पढ़ेंगे तो उनको समझने में आपको आसानी होगी। तो कौन कौन से विचार ज़्यादा प्रबल हुए हमारे साहित्य के ऊपर। ऐसा नहीं कि हम दुनिया में जितने भी विचार बने हैं सबका डिस्कशन करेंगे। ऐसे विचार जिन्होंने हमारे रचनाकारों को प्रभावित किया, जिनसे प्रभावित होकर रचनाकारों ने रचनाएं की, स्पेशली हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज़ को, उन विचारों को हम इस इकाई में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको जो मेन चीज़ें पढ़नी है, भारतीय नवजागरण, और स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि। एक दौर था ना, जब आप इतिहास में इस चीज़ को पढ़े होंगे कि जब भारत बहुत सारे प्रांतों में विभाजित था, बहुत सारे राजा हुआ करते थे और वो अपने अपने तरीके से शासन चलाया करते थे। कोई भी हमारा एक केंद्रीय प्रशासन नहीं था। तो जब मुग़ल यहाँ से गए थे, मुग़ल जब बिखरने लगे थे, तो स्पेशली ये कंडीशन उत्पन्न हुई थी कि हमारे राज्य टूटने लगे थे, अलग अलग बंटने लगे थे, और एक जो एक केंद्रीय शासन की प्रवृत्ति थी वो कम हो गई थी। तो जब ये टाइम आया कि लोगों ने कि हम सब भारतीय हैं, जब ये भावना थोड़ी सी पनपने लगी उस दौर में, और फिर उस चीज़ के भावना से प्रेरित होकर बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन हुए। उनकी कैसी क्या पृष्ठभूमि, उसमें कौन से विचार उत्पन्न हुए थे,
वो है भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि। फिर एक दौर आया हिंदी नवजागरण का। आज जबकि आप देख रहे हैं कि हिंदी की स्थिति हमारे देश में काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी अच्छी है, तो उसके पहले उसके लिए भी लोगों ने त्याग किया है, लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो वो भी एक विचार था कि हिंदी नवजागरण, हिंदी के प्रति कैसे लोग जागरूक हुए, उसमें इन सब चीज़ें आपको विस्तार में पढ़ने को मिलेंगी। अभी मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ हिंदी नवजागरण। फिर वहीं पर खड़ी बोली आंदोलन, खड़ी बोली को मान्यता दिलाने के लिए, इसकी जगह दिलाने के लिए जो जो लोगों ने संघर्ष किया वो सब चीज़। फोर्ट विलियम कॉलेज, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक संस्था रही हमारे हिंदी के इतिहास में, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद कुछ दर्शन जैसे कि गांधीवादी दर्शन, लोहिया दर्शन, अंबेडकर दर्शन, ये भी हमें पढ़ना है। ये हमारे हिंदी के हमारे भारतीय इतिहास में ये कुछ महत्वपूर्ण पुरुष हुए, जैसे महात्मा गांधी हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर। तो इनके विचारों ने हमारे साहित्यकारों को काफ़ी प्रभावित किया। इनसे प्रभावित होकर बहुत सारी रचनाएं रची गई। तो इनका दर्शन पढ़ना कि इनके पृष्ठभूमि में, इनके दर्शन की पृष्ठभूमि में क्या क्या चीज़ें थी, वो चीज़। फिर कुछ नवजागरण, हिंदी स्पेशलिस्ट नवजागरण जो हुए, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। हिंदी के उत्थान में भारतेंदु का नाम बहुत बड़ा है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि एक बहुत बड़ा नाम है। तो उनके नेतृत्व में, उनके समय में कैसे हिंदी ने अपना रूप बदला, हिंदी को उन्होंने कैसे एक महत्वपूर्ण भाषा दिलाने में अपना योगदान दिया, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे आप, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिस तरह से इन्होंने हिंदी का एक मानकीकरण किया, एक उसका शुद्धिकरण किया, इसमें बहुत बड़ा हाथ माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हिंदी व्याकरण को सुधारने में, भाषा को सुधारने में। तो उन्होंने हिंदी के लिए क्या काम किया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी नवजागरण, ये चीज़ पढ़ेंगे हम। अच्छा हाँ, देखिए द्विवेदी जी ना, हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी तो काफ़ी हैं, लेकिन दो द्विवेदी काफ़ी फेमस हैं, एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, और इनके लिए मैं यूज करूँगा, कभी छोटा वर्ड यूज कर सकता हूँ। तो अगर हम महावीर पूरा लिखूँगा तो आप समझिएगा कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए है, और अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखना होगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप समझ जाना कि महावीर प्रसाद और हजारी प्रसाद की बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे विचार हैं, जैसे अस्तित्ववाद,
मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, ये विचार ऐसा नहीं कि हमारे भारतीय समाज में चल रहे थे, विदेशों में भी बहुत सारे चिंतक इसके बारे में चिंतन कर रहे थे और उसका प्रभाव हमारे भारत के ऊपर भी था। तो भारत में भी इसके बारे में जो भी विचारक थे वो चिंतन कर रहे थे, तो इनका भी प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ा। तो इन चीज़ों को हमें पढ़ना है। उसके बाद कुछ अस्मिता मूलक विमर्श। अस्मिता आप समझ रहे होंगे, पहचान। तो कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ वैसे वो समाज में बहुत सारे वर्ग हैं अलग अलग तरीके से। अगर आप लिंग के पॉइंट से देखोगे तो पुरुष और स्त्री, तो एक पुरुष वर्ग है, एक स्त्री वर्ग है। अगर आप जाति की दृष्टि से देखोगे तो अलग अलग जातियाँ हैं। धर्म की दृष्टि से देखोगे तो अलग अलग धर्म हैं, उसमें भी अलग अलग वर्ग हो जाएंगे। तो उस दृष्टि से स्त्री, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, तो इनके बारे में जो जो चर्चाएं की गई कि स्त्रियों को कहाँ दबाया जा रहा है, स्त्रियां कहाँ पिछड़ी हुई हैं, आदिवासियों के बारे में, दलित समाज के बारे में, अल्पसंख्यक, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनके लोग अल्पसंख्यक वर्ग में हैं, तो उनके बारे में क्या विचार किया गया, उनके मन में क्या भावना है, उन सब से प्रेरित होकर भी रचनाएं लिखी गई हैं। तो ये सब कुछ विचारों को हम इस इकाई में पढ़ेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इकाई 4। अब हमारा एक अंतिम इकाई जिसका हमें डिस्कशन करना है वह है हमारा इकाई 5 जो कि है हिंदी कविता। एक मिनट। तो अगली इकाई देखते हैं हम, जो कि है इकाई 5 हिंदी कविता। इसमें आपको हिंदी के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के लगभग 22 कवियों को पढ़ना है। 22 कवियों की रचनाएं हैं और ये ऐसे कवि हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे हिंदी साहित्य में, बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बस सिलेबस के पॉइंट से नहीं, वैसे भी अगर आप इन कविताओं को देखेंगे तो बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कविताएं हैं, तो उनको इनमें शामिल किया गया है। इकाई 5 हिंदी कविता। कुल 22 कवि, इस इकाई के अंतर्गत आपको कुल 22 कवियों की महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़नी है, शुरू से लेकर आदिकाल से। इसमें 2 कवि लिए गए हैं,
चंद बरदाई, इनका आपका पढ़ना है पृथ्वीराज रासो। सुना होगा आपने, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और लेकिन ये आपको पूरी रचना नहीं पढ़नी है, इसका बस रेवा तट। दूसरे कवि हैं अमीर खुसरो। इनका पढ़ना है आपको कुछ पहेलियाँ और मुकरियाँ। अमीर खुसरो की पहेलियाँ काफ़ी पढ़ी होंगी आपने, हम बचपन में किताबों में या फिर अखबारों में भी आया करती थी, अभी भी फेमस है। तो उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ, मुकरियाँ मतलब मुकर जाना, जैसे कुछ बात कहेंगे और उससे मुकर जाएंगे। बहुत अच्छे से उदाहरण है, जब इनकी रचनाएं हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है विद्यापति की पदावली। पूरी रचना नहीं, कुछ पद हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आदिकाल से हो गए। उसके बाद भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, जैसे कबीर को पढ़ना है आपको। कबीर के पद, सारे पद नहीं, जो भी पद है ना, पद आएंगे, कविता आएंगे, सत्सई आएगी, तो ये नहीं कि आपको पूरी किताब पढ़नी है, कुछ पद, 20 पद, 30 पद ऐसे पढ़ने हैं। कबीर के पद पढ़ने हैं आपको। फिर आपको पढ़ना है मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत ही फेमस रचना है इनकी पद्मावती। इसका नागमती वियोग खंड, इस पे फिल्म भी बन चुकी है, जानते होंगे, पद्मावत। तो यही रचना पद्मावती का एक ही खंड, बहुत बड़ा ग्रंथ है भी, उसका उस नागमती वियोग खंड हमें पढ़ना है। उसके बाद ये निर्गुण कवि हो गए। सगुण कवियों में आपको तुलसीदास को पढ़ना है। उत्तरकांड जो है रामचरितमानस का, वो पढ़ना है आपको। आपको पढ़ना है सूरदास को। सूरदास के पद हैं। मीराबाई की रचनाएं पढ़नी है आपको, के भी कुछ पद पढ़ने हैं आपको। उसके बाद 9 नंबर में आते हैं भक्ति काल हो गया। भक्ति काल में निर्गुण सगुण कवि हो गए। और फिर रीति काल में आपको पढ़ना है बिहारी का है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई पढ़ना है आपको। फिर आपको पढ़ना है घनानंद। रीतिकाल के कवि हैं दोनों, इनका घनानंद कवित्त। तो बिहारी सतसई ऐसा नहीं कि पूरा सतसई पढ़ने हैं आपको, इसमें 30 या 50 पद पढ़ने हैं। ऐसे घनानंद कवित्त भी, इसमें भी उनके 30 कवित्त पढ़ने हैं। छंद एक तरह का कवित्त, पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो ये हो गया। इसके बाद हमारे अगले कवि हैं जो कि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी एक रचना लगी हुई है प्रिय प्रवास। फिर आपको पढ़ना है
मैथिली शरण गुप्त को इनका आपको पढ़ना होगा भारत भारती साकेत। साकेत का पूरा नहीं, बस 9वां सर्ग। साकेत पूरा नहीं पढ़ना है आपको। भारत भारती तो बहुत फेमस रचना है, साकेत भी। तो ये हो गए। उसके बाद आपको पढ़ना होगा चारों छायावादी कवि। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। ये चारों हमारे छायावेद के महत्वपूर्ण कवि हैं। इन चारों की रचनाएं लगी हुई, इनको पढ़ना है हमें। उसके बाद हमारे एक महत्वपूर्ण कवि आते हैं रामधारी सिंह, दिनकर। ठीक है। फिर नागार्जुन, आज्ञे। बहुत ही लंबा नाम है आज्ञे जी का। पूरा नाम आप जानते भी होंगे शायद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। तो ये हमारे आज्ञे जी हैं। उसके बाद और भी हमारे महत्वपूर्ण कवि आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, और अंतिम कवि मुक्तिबोध। तो इनकी भी रचनाएं लगी हुई है। तो कुल 22 कवियों को पढ़ना है हमें अपने हिंदी कविता के अंतर्गत, इकाई 5 में। ठीक है। अच्छी रचनाएं हैं, सारी रचनाओं को हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। मैं ही पढ़ाऊँगा आपको, और विश्वास रखिए हर टेक्स्ट में हर चीज़ आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो इकाई 5 ये हो गया। ऐसे ही अब हम इकाई 6, 7, 8, 9, 10 इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, पूरी वो रचनाएं ही हैं। इकाई 6 में उपन्यास है, जिसमें हमें 13 उपन्यास पढ़ना है। इकाई 7 हमारी कहानी है, जिसमें हमें कहानियाँ पढ़नी है, 21 कहानियाँ हैं। और इकाई 8 में हमें पढ़ना है नाटक। इसमें हमें 14 नाटक पढ़ने हैं। उसके बाद इकाई 9 आपका निबंध कहा जाता है, जिसमें हमें 11 रचनाएँ पढ़नी है। और अंतिम इकाई अन्य गतिविधियों की रचनाओं की है, जिसमें 14 रचनाएँ आती हैं। आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा संस्मरण, रेखा चित्र, इन सबको मिलाकर 14 रचनाएँ हैं। तो उन रचनाओं को हमें पढ़ना है। उसके बारे में हमने कल देख लिया था। तो ये हमारा हिंदी का पूरा सिलेबस है। तो अभी तक हमने ये समझा कि हमारे इस हिंदी के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ाने की कोशिश की गई है। एक तरह से अगर आप ये पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो नेट एग्ज़ाम तो अच्छी बात है, नेट एग्ज़ाम तो आप कभी भी क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा हिंदी की आपको बहुत अच्छी समझ हो जाएगी, बहुत ही अच्छी समझ हो जाएगी, अगर इस पूरे सिलेबस को आप पूरा करते हैं। तो अब हम आज से इकाई 1 की शुरुआत करते हैं। जो कि है हमारा हिंदी भाषा और उसका विकास।
यह कोर्स दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को लेकर टारगेट किया गया है, तो हमें इस पूरे सिलेबस को दिसंबर तक कंप्लीट करना है और मैक्सिमम चीज़ें हम क्लास में ही कवर करेंगे। कुछ पीडीएफ्स मैं आपको दूंगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस पर मैं कुछ चीज़ों का पीडीएफ दूंगा, लेकिन हर चीज़ में समझाऊंगा जो बहुत ज़रूरी होगा कि हाँ आप कुछ चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी रचनाओं में, जो बहुत बड़ी रचनाएं हैं तो उनके बारे में। लेकिन हर चीज़ मेरे गाइड में आपको करते रहना है। मैं जितना अभी बता रहा हूँ आपको, बस उतना ही सिलेबस अभी कवर करना है एग्ज़ाम के लिए। पढ़ने को तो बहुत कुछ है और आप पढ़िए भी, मैं उसके लिए रोकूंगा नहीं, लेकिन इतना करने के बाद एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली इकाई है इकाई 1। हिंदी भाषा और उसका विकास। पहली इकाई है, तो जैसे कल हम जब अपने सिलेबस को देख रहे थे तो इकाई 1 में हमने देखा था कि इसमें 6 टॉपिक हैं और हर एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है इसका हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, जो मैं जिस भी टॉपिक में ना जो मैं सीरियल नंबर दूंगा, आप उसी तरीके से देते जाना, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा कि हमारी कौन सी टॉपिक कहाँ फिनिश हुई। मैं बताता भी जाऊंगा और एट द एंड मैं बताऊंगा कि हाँ हमने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई। तो 6 टॉपिक्स हैं, उसके पहला टॉपिक है हमारा हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अभी हम केवल इस पर फोकस करेंगे, हर टॉपिक धीरे धीरे हम क्लियर करते जाएंगे। तो देखिए, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहले समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या पढ़ना पड़ सकता है। नाम से आपको लग रहा है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक मतलब हिंदी के इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुई, उस मतलब हिंदी आई कहाँ से, पृष्ठभूमि क्या थी, क्या ऐसा वातावरण बना, क्या समाज में ऐसा माहौल बना जिसकी वजह से हिंदी आज इस रूप में है, उसकी पूरी पृष्ठभूमि। ऐसा तो नहीं कि हिंदी एकदम से जैसा हम बोल रहे हैं वैसे ही लोग बोलने लगे होंगे। उसके पहले कुछ ना कुछ परिवर्तन हुए, भाषाएं पहले से बोली जा रही थी, उसमें परिवर्तन हुए और तब जाके हिंदी आज ऐसे रूप में है। तो यह है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिंदी एक भाषा है, आप जानते हैं। अब हिंदी को समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत भाषा के बारे में जानना होगा। तो पहले हम भाषा जाएंगे, फिर हम हिंदी पे आएंगे और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे आएंगे। तो इस तरह से आएंगे। तो इस पहले टॉपिक का एक पहला सब टॉपिक बनाना है आप, जो कि है 1A करके लिखना। भाषा और हिंदी नाम की व्युत्पत्ति। ठीक है, भाषा और हिंदी नाम की व्युत्पत्ति। तो थोड़ा बहुत हम पहले भाषा के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि हिंदी नाम कहाँ से आया, क्या इतिहास रहा है हिंदी हिंदी जो ये वर्ड है, ये वर्ड कैसे बना, कहाँ से बना, इसका इतिहास पढ़ेंगे। भाषा के बारे में जानेंगे, फिर हम ऐसे बढ़ते जाएंगे। इस टॉपिक का ये पहला सब टॉपिक है, भाषा और हिंदी नाम की व्युत्पत्ति। तो भाषा के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। आप पिछली किताबों में काफ़ी बार भाषा की परिभाषा पढ़े होंगे कि विचारों का विनिमय, आदान प्रदान करने के लिए एक साधन है। बहुत सारे आपको इसकी परिभाषाएं मिल जाएंगी भाषा की। तो आप परिभाषा खुद बनाएंगे। पहले हम इससे जुड़ी कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं।
तो आप भाषा की परिभाषा खुद बना सकते हैं। तो देखिए, आप काफ़ी बार सुने होंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक नॉर्मल कथन है, काफ़ी बार सुना होगा आपने, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी कह सकते हैं, मनुष्य को भाषाई प्राणी भी कह सकते हैं। और अगर देखिए तो यही सबसे ज़्यादा सही है। क्यों? मनुष्य सामाजिक है, लेकिन सामाजिक क्यों है ये? तो भाषा की वजह से। भाषा ही है जो मनुष्य को सामाजिक बनाती है। अगर भाषा नहीं होती तो जितना मनुष्य का समाज विकसित है, बहुत सारे प्राणी हैं संसार में, तो बहुत तरह के जानवर हैं, बहुत तरह के पक्षी हैं, बहुत तरह के और भी जंतु हैं, उनका एक ऐसा समाज क्यों नहीं बन पाया इतना विकसित, इतना सुशिक्षित, इतना सुसंस्कृत? तो उसका एक महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि भाषा, जो कि मनुष्य के पास है और किसी के पास नहीं है। तो भाषा की वजह से सामाजिक बना। आप बचपन से लेके, शुरू से लेके अंत तक हर समय भाषा से घिरे रहते हैं। किसी से कभी कुछ मांगना होता है, किसी को कुछ बताना होता है, किसी से कुछ पूछना होता है, तो हर समय हम भाषा से ही घिरे होते हैं। तो सामाजिक प्राणी तो हैं, लेकिन एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य एक भाषाई प्राणी है। अब इस भाषा की ज़रूरत पड़ी क्यों? कैसे हमने इस चीज़ को, क्यों हमारे ये मन में आई कि नहीं हमें बोलना है? इशारों से भी तो पता चल सकता था। हो सकता है कभी आदिम काल में मनुष्य बस इशारों से ही बातें करता होगा, उसके पास भाषा होगी नहीं। तो कैसे ज़रूरत पड़ी और कैसे विकसित किया, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो पहले भाषा को हम 3 दृष्टि में देखने की कोशिश करते हैं। तीन दृष्टि से समझने की प्रक्रिया। अब ये देखिए 3 दृष्टि कौन कौन से हैं। क है हमारा संप्रेषण, ख सामाजिक व्यवहार, और तीसरा है हमारा संरचना। इन 3 दृष्टि से हम भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ये तीनों टॉपिक पढ़ने के बाद आप खुद ही बता पाएंगे कि भाषा की परिभाषा होगी क्या। 3 नहीं, आप पहले टॉपिक पढ़ने के बाद ही इस चीज़ को बताने में सफल हो जाएंगे कि भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है, आप खुद दे पाएंगे। हम यहाँ समझेंगे इस चीज़ को। तो 3 दृष्टि समझने की कोशिश करना है हमें। पहले संप्रेषण है क्या, संप्रेषण के रूप में भाषा क्या है। तो पहले हम इसको देखते हैं। नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना। अभी तो रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप रुक के भी देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि क्लासेस लाइव ही चलें। लाइव चलने पे आपके रिस्पांस मैं ले पाऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 50 सब्सक्राइबर्स होंगे तभी हम इस क्लास को लाइव कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हों, क्लासेज अच्छी लग रही हों। और जो भी सुझाव हो आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं कि इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं। तो पहला है हमारा भाषा संप्रेषण के रूप में। देखिए, संप्रेषण
इसको इन्वर्टेड कॉमा करता हूँ मैं। संप्रेषण के रूप में भाषा क्या है? संप्रेषण है क्या? इसको अगर तोड़िएगा तो सम प्लस प्रेषण, ठीक है। सम मतलब हो गया आपका ठीक प्रकार से, एक तरह से सम विषम पढ़े होंगे ना। सम मतलब होता है जो अच्छा हो, तो सम यानी कि ठीक प्रकार से, और प्रेषण मतलब हो गया आपका भेजना। तो संप्रेषण किसी भी चीज़ को ठीक प्रकार से भेजना हमारा संप्रेषण हो गया। तो अब संप्रेषण के रूप में भाषा कैसे काम करती है, इसके बारे में देखेंगे हम। आप कल्पना कीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं। दिन भर में आप क्या करते हैं? जब दो लोग होते हैं तो या तो हम कुछ सूचना उनको देते हैं या वो हमको सूचना देते हैं। या तो सूचना आप प्रदान करेंगे या फिर सूचना आप ग्रहण करेंगे, या फिर आप उनसे कुछ मांगेंगे या फिर वो आपसे कुछ मांगेंगे, आप कुछ देंगे। पूरा इन सारी प्रक्रियाओं के जड़ में हमारी भाषा है। तो अब किसी संदेश को आपको बोलना है, किसी को समझाना है, तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको? तो एक तो सामने श्रोता होना चाहिए, कोई सुनने वाला होना चाहिए, तभी तो आप बोल पाएंगे। तो एक तो श्रोता हमारे पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास कोई ना कोई बात होनी चाहिए, कोई संदेश होगा, कुछ बात होगी, तभी तो आप बोल पाएंगे। तो दूसरी होगी कि आपके पास कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए, कुछ ना कुछ संदेश होना चाहिए। और तीसरा कि कुछ प्रयोजन होना चाहिए, किस उद्देश्य से आप ये बात कह रहे हैं उसको। यानी आप उसको सूचना दे रहे हैं, या आप उससे कुछ मांग रहे हैं, या फिर आप उसको कुछ आदेश दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ प्रयोजन होना चाहिए। किसी भी सूचना का बिना प्रयोजन के तो आप किसी से बात करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होगा ही। तो उस संदेश का कुछ ना कुछ प्रयोजन होना चाहिए। तो संप्रेषण के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। निम्नांकित चीज़ों की आवश्यकता होगी। क्या क्या? एक तो आपका हो गया कि वक्ता होना चाहिए, ठीक है। भी हो गया आपको श्रोता होना चाहिए, सुनने वाला भी तो होना चाहिए। सी हो गया आपके पास कुछ ना कुछ संदेश होना चाहिए। और डी हो गया कि संदेश का प्रयोजन, कि वो संदेश आप किस लिए पहुंचाना चाहते हैं, किस लिए वो बात कहना चाहते हैं। तो इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर इस चीज़ को आप ग्राफ के रूप में देखेंगे तो एक वक्ता होगा, ये कुछ संदेश देगा, और ये संदेश जाएगा श्रोता के पास। और जो संदेश होना चाहिए वो अभिप्राय पर, मतलब कुछ ना कुछ उसका प्रयोजन होना चाहिए, यानी उसका कुछ ना कुछ अभिप्राय होना चाहिए। तो अभिप्राय पूर्ण ये संदेश, ये एक जरूरी चीज़ है किसी भी संदेश को संप्रेषित करने के लिए। अब इसी प्रक्रिया से ना आप भाषा की परिभाषा निकल पाएंगे। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब ठीक है, संदेश है, वक्ता बोलेगा, श्रोता तक पहुँचेगा, लेकिन संदेश को उत्पन्न कौन करेगा? संदेश कैसे उत्पन्न होगा? वो चीज़ कहाँ आएगी? तो वो चीज़ आएगी आपके मन में। और मन क्या है? मन है बिल्कुल ही अमूर्त। मन को आप देख नहीं सकते हो, मन को देखना पॉसिबल नहीं, एक अमूर्त चीज़ है संदेश। इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा आप। संदेश
उत्पन्न कौन करेगा? मन। ठीक है, और मन जो है वो होता है अमूर्त। ठीक है, अब अमूर्त और मूर्त क्या है? देखिए, अमूर्त हो जाता है, यह मैं बताता हूँ आपको। अमूर्त यानी इसमें आप एक वर्ड सुन, अब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको, जो हमारी आंखों के सामने ना हो, जिसके हम बस सोच सकते हैं इसके बारे में, जिसकी संकल्पना हो सकती है, लेकिन जिसको देखा ना जा सके। एक मिनट, और मूर्त क्या होता है? जिसको देख सकते हैं, मीन्स फिजिकल, जो चीज़ फिजिकल चीज़ है, जो हमारे आंखों के सामने हो, जिसको देख सकते हैं। तो अब देखो, संदेश उत्पन्न कौन कर रहा है? मन कर रहा है, और मन क्या है? अमूर्त है, यानी कि हम जिसको देख नहीं सकते, यानी कि संदेश भी हमारा अमूर्त हो जाएगा। जो मन उत्पन्न कर रहा है, जिसको, मन अमूर्त है, और मन संदेश को उत्पन्न कर रहा है, फिर तो संदेश भी अमूर्त हो जाएगा। तो अगर संदेश अमूर्त रहेगा तो हम उसको कैसे समझ पाएंगे? अब आप सोचो कि मन में हम कोई बात सोच रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सामने वाला समझ जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। आपको समझाने के लिए, उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए कुछ ना कुछ तो माध्यम होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसकी वजह से आप उसको पहुँचा सकें। अब देखिए, मैं इसको मिटाता हूँ अभी। अब संदेश को, एक एक चीज़ को आप समझते जाइएगा। हम ये चीज़ इसलिए समझ रहे हैं कि हम भाषा के बारे में आ सके कि उसकी परिभाषा क्या होगी, और भाषा की जो पूरी संकल्पना है आप उसको समझ जाएंगे। संदेश को पहुंचाने के लिए, संदेश को आपने उत्पन्न भी कर लिया, ठीक है, मन है, मन से संदेश आपने उत्पन्न कर लिया, लेकिन अब संदेश को पहुंचाने के लिए माध्यम होना चाहिए। चाहिए माध्यम, ठीक है। अभी माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? वैसे आप मोटे तौर पे सोचो कि आपको कोई चीज़ आप तक पहुंचनी है, तो उसके क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, मतलब ग्रहण किन किन चीज़ों से करते हैं? तो भाई 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से हम किसी चीज़ को पहुंचाते हैं, ग्रहण करते हैं। बाकी प्राणियों में जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यही 5 चीज़ों से करते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। आँख, कान,
त्वचा, और इन्हीं से हमारा माध्यम बन जाएगा। आँख से दृश्य माध्यम, देख के हम संदेश को पहुंचा दें, या कान से श्रवण माध्यम हो गया, नाक से घ्राण माध्यम, जीभ से स्वाद माध्यम, और त्वचा से स्पर्श माध्यम। तो बाकी प्राणी क्या करते हैं, इन्हीं माध्यमों से अपना संदेश पहुंचाते हैं। जैसे कि आप चींटी को देखिए, चींटी क्या करती है, चींटी जब चलती है ना तो अपने पीछे वो विशेष तरह गंध छोड़ती हैं, तो उनके सहारे बाकी चींटी आती जाती है। वो ऐसे नहीं बोलती दूसरी चींटी को कि हाँ अब बाएं मुड़ जाओ, तुम दाहिने मुड़ जाओ, ऐसे नहीं बोलती वो। एक चींटी चलेगी, वो अपने पीछे कोई गंध छोड़ती है और उसके माध्यम से दूसरी चींटियाँ पीछे पीछे चलती हैं। ऐसे ही बहुत तरह के प्राणी हैं। जैसे मधुमक्खियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो गोल गोल चक्कर काटती हैं, वो चक्कर काटेंगी और बताएंगे कि हाँ यहाँ पे शहद है, तो उससे बाकी मधुमक्खियाँ आती हैं। तो वो क्या कर रही हैं, दृश्य माध्यम, वो दूसरी मधुमक्खी देख के कि वो कहाँ बार बार आवृत्ति काट रही है तो वो पहुँच जाएगी वहाँ पे। तो ये दृश्य माध्यम से, तो ये क्या, ये भी संदेश पहुँचा रही हैं, लेकिन इनका माध्यम है कि ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से अपना पहुँचा रही हैं दृश्य संदेश। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे प्राणी हैं, उनका अलग अलग यही कोई ना कोई माध्यम है। एक मिनट। सॉरी। तो ये तो हो गई कि बाकी प्राणियों का माध्यम, लेकिन अब यहीं पे ना मनुष्य इन सबसे अलग हो जाता है। मनुष्य के पास क्या है, मनुष्य के पास है वागेंद्रियां। यानी कि ये तो 5 माध्यम तो हैं ही, लेकिन मनुष्य संदेश को पहुंचाने के लिए अपनी वाग इंद्रियों को, वाक बोलने की, यानी ध्वनियों का प्रयोग करता है। तो इस तरह से मनुष्य जो है वो बाकी प्राणियों से अलग हो जाता है। तो वागेंद्रियों से मनुष्य संदेश प्रेषित करता है। अब मनुष्य इसमें भी सबसे अलग चीज़ें क्या है, अब देखो वागेंद्रिय और भी प्राणियों के पास हैं। शेर है, शेर गुर्राता है, जो गुर्राता है मतलब वो गुस्सा कर रहा है किसी भी चीज़ को लेके, वो भी एक माध्यम अपना दे रहा है गुर्रा कर। वागेंद्रिय तो वहाँ भी है, यानी कि उसके पास भी कुछ ना कुछ बोलने की ताकत है, बोल कर वो अपना संदेश दे रहा है। लेकिन उसकी वागेंद्रियाँ इतनी विकसित नहीं है जितनी मनुष्यों की। तो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य इन वागेंद्रियों से ध्वनि उत्पन्न करता है। ये मनुष्य की एक विशेष क्षमता है, एक विशेष प्रवृत्ति उसको मिली हुई है कि वो ध्वनि उत्पन्न करता है, और वो भी ध्वनि कैसे, अर्थपूर्ण ध्वनि। अब यहाँ से हम धीरे धीरे भाषा के संकल्पना की ओर बढ़ेंगे, अब भाषा को समझ पाएंगे। तो मनुष्य इन वागेंद्रियों से ध्वनि उत्पन्न करता है। अब इन वागेंद्रियों से वो जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो कैसे कोड के रूप में बदलती हैं, कैसे वो प्रतीक के रूप में बदलती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अभी कल देखेंगे। आज की कक्षा हम यहीं रोकते हैं, तो कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।